हेलो, वेलकम टू हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए जो अब तक की परीक्षाएं हो चुकी हैं सेकंड ग्रेड की, जिसमें आज चौथा सॉल्व पेपर है। चौथे सॉल्व पेपर का पार्ट बी है, जिसमें आपको अगले 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। पहले 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में करा दिए थे। आज पार्ट 2 है, तो आज पार्ट 2 में हम अगले 50 क्वेश्चन कराएंगे। जीके के प्रथम प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 अंक का पेपर होता है। दोस्तों, आज हम इस सॉल्व पेपर को व्याख्या साथ हल करा रहे हैं। ग्रुप बी का एग्जाम हुआ था 30 जुलाई 2023 को हुआ था स्कूल शिक्षा विभाग का, जिसको हम सॉल्व करा रहे हैं। जिसकी प्रिपरेशन से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ जुड़े रहें। हमने आज चौथा सॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे हैं। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भाई आपके मिलने वाले हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या है वो भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। जो फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेना चाहता है, PYQs देखना चाहता है, फर्स्ट ग्रेड के PYQs हमने वीडियो डाल रखी हैं। टॉपिक वाइज PYQs डाल रखे हैं हमने, बहुत ही इंपोर्टेंट टेस्ट हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। हम सेकंड ग्रेड के लिए सॉल्व पेपर लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। जिसमें आपको ये सॉल्व पेपर हल करने का तरीका होता है कि इससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं, किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा पता चलता है हमें। तो हम सॉल्व पेपर इसीलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व पेपर करना चाहिए, जितना हो सके उतना सॉल्व पेपर करो और PYQs निकालो। आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे PYQs। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इस वीडियो की PDF और भी महत्वपूर्ण PDF हैं, जो भी जानकारियां हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। इसी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपका 51 से शुरू कराएंगे, क्योंकि 50 तक हमने करा दिए थे। 51 से शुरू कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमने 50 तक करा दिए थे, आज 51वां क्वेश्चन कराने हैं। 51वां क्वेश्चन दे रखा है आपका, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो वो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। दोस्तों, किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति दी हुई है। तो भारतीय संविधान की धारा 244(1) की 5वीं अनुसूची में पैराग्राफ 6 के सबक्लोज 1 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र अभिव्यक्त किया गया है, जिसमें उसका अर्थ क्षेत्र भी शामिल है, जिससे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। संविधान की अनुसूची 5 के पैरा 6(2) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि एवं निरस्त करने का आदेश भी दे सकता है, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपाल की सलाह लेनी होती है वृद्धि करने के लिए और निरस्त करने के लिए। तो राष्ट्रपति है, वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसकी शक्ति उसके पास निहित होती है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पूछा गया है कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है आपका 75(3) में, बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति 75(1) के अनुसार, व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75(2) में दे रखी है। किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 5 में नहीं है। किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह की निरंतर संसद की सदस्य का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति मंत्री नहीं रहेगा। और अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों को, अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों को शपथ का प्रावधान दिया गया है। कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यताएं, मंत्रियों के वेतन भत्ते संबंधित है अनुच्छेद 75 में।
तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको क्वेश्चनों की प्रकृति का भी पता चले। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। बिल्कुल सही है दोस्तों। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, ये भी सही है। प्रबंधन से श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42A में है, नहीं ये गलत है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में, तो ऑप्शन 3 इसमें विकल्प सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की उचित और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का अनुच्छेद 43A संबंधित है। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुए थे? तो स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध हुए थे, आपके प्रारंभ हुए थे वो आपके हुए थे 23 मार्च 1947 को हुए थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। एशियाई संबंध सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो 22 मार्च से 2 अप्रैल 1947 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय विश्व मामलों की परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन की मेजबानी तत्कालीन उपराष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ने की थी और अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने की थी अध्यक्षता। इसकी लक्ष्य एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। आपका अगला सवाल दे रखा है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1939, 1943, 1945, 1948। तो विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी 1943 में की गई थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1943 में भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी विश्व मामलों के लिए। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व मामलों की भारतीय परिषद भारतीय बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा एक थिंक टैंक के रूप में 1943 में स्थापित की गई थी। थिंक टैंक के रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी मामलों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से समर्थित है। 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेनाध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल है आपका, शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था? तो शीत युद्धोत्तर विश्व में सभ्यताओं का टकराव दिया था वो आपका दिया था सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो गया। सभ्यताओं का टकराव एक थीसिस है कि लोगों की सांस्कृतिक धार्मिक पहचान शीत युद्ध के बाद की दुनिया में संघर्ष का प्राथमिक स्रोत होगी। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल पी हंटिंगटन ने तर्क दिया था कि विश्व के भविष्य के युद्ध के बीच बल्कि संस्कृतियों के बीच लड़े जाएंगे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में दे रखे हैं आपके AIADMK, BJD, INLD, SP ये दे रखी हैं। इनकी सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो आपको मिलान करना है, तो इसमें आपको मिलान करना है तो AIADMK है वो आपकी 1972 में आई थी, 1972 में। ऑप्शन 2 BJD आई थी आपकी 1997 में। INLD आई थी आपकी 1999 में, 1999। SP आपकी 1992। आपका सही जवाब बनेगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 ऑप्शन 3 में दे रखना। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
AITUC बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INTUC बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी HMS नहीं, भारतीय जनता पार्टी HMS नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ये गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा है, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जिसका गठन 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे जो निर्वाचित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण इसमें भारतीय जनसंघ को विलय करके ही किया गया था। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त कथन नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। यह तथ्यों को जैसे वे हैं उसी तरह लेती है, बिल्कुल सही है। यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है, ये भी सही है। यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें चाहना होना चाहिए, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन 3 इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन कौन सा नहीं है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो केवल शिक्षण से संबंधित नहीं, केवल शिक्षण से, यही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें गलत कथन पूछा है। अगला सवाल है आपका, सोवियत संघ में ग्लासनोट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया था? लियोनिद ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचोव, बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर पुतिन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। सोवियत संघ में ग्लासनोट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किया था वो मिखाइल गोर्बाचोव ने 80 के दशक में किया था। अगला सवाल है आपका, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी विकासात्मक सिद्धांत की है? यूरी ब्रेनर की, एरिक एरिक्सन की, जीन पियाजे की, लेव वाइगोत्स्की की। तो यह अवधारणा है, विकासात्मक सिद्धांत है, वो आपका है लेव वाइगोत्स्की का है, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाते हैं सूक्ष्म तंत्र, मध्य तंत्र, बृहद तंत्र, बाह्य तंत्र। तो इसमें कहलाते हैं वो आपके सूक्ष्म तंत्र कहलाते हैं, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की अवधारणा साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबंधित होता है? विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो इसमें वो होता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये सब अवधारणा से संबंधित है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास। उपयुक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो अधिगम के निर्धारक कौन कौन से हैं ये पूछा गया है दोस्तों। अधिगम के निर्धारक हैं वो आपके हैं चारों ही हैं। अधिगम की प्रकृति होती है, अभिप्रेरणा का प्रभाव होता है, विन्यास का प्रभाव होता है, अभ्यास होता है, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? निर्मितवादी अधिगम के लिए परिस्थितियां पूछी गई हैं दोस्तों। तो निर्मितवादी अधिगम के लिए परिस्थितियां हैं वो आपकी अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम बिल्कुल है। अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना ये भी है। ज्ञान का सक्रिय सृजन और व्याख्या करना ये भी है। सामाजिक अंत्यक्रिया को सुगम बनाना ये भी है। तो सभी हैं, तो ABCD सभी हैं, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति जिसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है केंद्रीय, प्रधान, द्वितीयक प्रकृति, स्रोत। तो यह लक्षण कहलाता है वो आपका कहलाता है प्रधान, कार्डिनल कहलाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, कार्डिनल, मध्य और माध्यमिक कार्डिनल। ये शील गुण व्यक्ति में इतने व्यापक होते हैं कि प्रत्येक व्यवहार इससे ही प्रभावित होता है। मध्य प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 गुण होते हैं, इसमें उसका व्यक्तित्व अधिक सक्रिय रहता है। माध्यमिक होते हैं कम अर्थपूर्ण एवं कम स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार 3 शील गुण होते हैं, कार्डिनल, मध्य और माध्यमिक। अगला सवाल दे रखा है आपका, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चैतन्य अनुक्रिया, अस्पष्ट वस्तु, बहुपक्षीय बहुविमीय अनुक्रियाएं, स्वतंत्र अनुक्रियाएं। तो व्यक्तित्व आकलन की अप्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? वो आपकी नहीं है, वो विशेषता नहीं है चैतन्य अनुक्रिया। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहा जाता है? दबाव, विकल्प का चयन, अनुक्रिया, समायोजन। तो पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहलाता है आपका समायोजन कहलाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम हो जाए दोस्तों, तो सही क्रम होता है वो आपका होता है अवधारणात्मक, अभिप्रेरणा, उत्पादन बाद में होता है। तो इसमें शामिल होगा उत्पादन। तो सही क्रम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तरल बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है वो आपका नहीं है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है वो आपका सही जवाब हो जाएगा तरल बुद्धि है, वो बहुबुद्धि प्रकार का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब है। गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत बुद्धि एकाकी न होकर बहुकारकी होती है, प्रत्येक एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं। गार्डन के अनुसार व्यक्ति के प्रकार बुद्धि, संगीतक बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि एवं अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकर मेहदी के अनुसार सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित कौन कौन से हैं? 3 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण, 3 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक उप परीक्षण नहीं, 4 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक उप परीक्षण, 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो बाकर मेहदी थे उन्होंने शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में 4 शाब्दिक उप परीक्षण और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण दिए थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? भूख अंतर्निरोध, प्यास अंतर्निरोध, लैंगिक अंतर्निरोध, जिज्ञासा अंतर्निरोध। तो जैविक प्रेरक नहीं है वो आपका जैविक प्रेरक नहीं है वो आपका हो जाएगा सही जवाब जिज्ञासा अंतर्निरोध। ऑप्शन 4। जैविक प्रेरक वे व्यक्ति में जन्मजात होते हैं
तथा व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करते हैं। ये सीखने या अनुभव का परिणाम नहीं, इन्हें जन्मजात प्रेरकों के रूप में भी जाना जाता है। भूख, प्यास और लैंगिक अंधत्व ये जैविक प्रेरक होते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, मैस्लो के सिद्धांत में अविकल्पित उच्चतम आवश्यकता है सम्मान, संज्ञानात्मक, आत्मसिद्धि, संबंधन। तो मैस्लो के सिद्धांत में अविकल्पित उच्चतम आवश्यकता है वो आपका आत्मसिद्धि है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाती है स्तर, श्रेणी, क्षेत्र, गति। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बहुकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बहु व्यक्ति अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। इन स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी विशेष मानसिक योग्यता का आंशिक प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी मानसिक कार्य को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका स्तर। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? जल्दबाजी, अपने अनुसार आगे बढ़ना, अनभिज्ञता, कुशल होने का जुनून। तो प्रतिभाशाली बालकों पर विशेषता लागू नहीं होती है, वो आपकी लागू नहीं होती है अनभिज्ञता। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं स्वयं आगे बढ़ना, कुशल होने का जुनून होना, सृजनशीलता का गुण, ज्ञानेंद्रियां प्रखर होना और सहयोगी होना, समायोजन की भावना होना, नेतृत्वशील होना, सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होना। ये सभी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं होती हैं। आपका अगला सवाल दे रखा है, लोग अपना वोट मत या प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की हैं। इस आधार पर वृत्ति का यह घटक कौन सा है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक। तो यह घटक हो जाएगा आपका भावात्मक। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है? व्यक्तिगत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, सामवेगिक। तो यह कहलाता है आपका आत्मनिर्भर कहलाता है, अंतर्निर्भर कहलाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। विद्यार्थियों को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में यह जानता है, इससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूहरचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? भाषा बहुत कठिनाई है दोस्तों क्वेश्चन की, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका धीमी गति के अधिगमकर्ता होते हैं, वो धीमी गति के होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्यार्थी की नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में वो जानता है, इससे संबंधित प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह विरोचना धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इससे बालक जल्दी नई चीजें सीखता है। अगला सवाल दे रखा है आपका, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण दे रखा है जिसमें मेवात और डांग क्षेत्र दे रखे हैं आपके CWG क्षेत्र में दे रखे हैं। मेवात और डांग क्षेत्र CWG क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। AW में आते हैं वो आपके आते हैं हाड़ौती। अगला सवाल दे रखा है आपका, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है? माही, पश्चिमी बनास, माही तो नहीं है दोस्तों, पश्चिमी बनास साबरमती और साबरमती आगे जाती है दोस्तों। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो है पश्चिमी बनास है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। पश्चिमी बनास नदी भारत के
राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदी है। यह अरावली पर्वतमाला की दक्षिणी भाग में सिरोही जिले में उत्पन्न होती है और दक्षिण में बहकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 266 किलोमीटर है। अगला सवाल दे रखा है, करंट के परिप्रेक्ष्य में आया था दोस्तों क्वेश्चन कि वन विभाग की रिपोर्ट आई थी 2021-22 में, जिसके अनुसार राजस्थान का 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र कितना था। ये करंट के परिप्रेक्ष्य में था उस समय, तो उस समय था वो आपका वो था आपका 32,864.62 वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन 2 था उस समय। आपका अगला सवाल दे रखा है, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान अलसी का उत्पादन किया जाता है वो आपका कोटा, बाणा, झालावाड़ और बूंदी में किया जाता है। कोटा, बाणा, झालावाड़ और बूंदी में किया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बाल का स्तूप चुरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बाल का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बाल का स्तूप मुक्त जिला है। तो इसमें जो सही हैं वो आपके हो जाएंगे ए और बी सही है। ये जोधपुर है वो गलत है, तो ए और बी सही है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले का चट्टानी क्षेत्र बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। जैसलमेर और बाड़मेर का जो चट्टानी बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है। प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है वो आपका जयपुर माना जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो गया। राजस्थान का जयपुर जिला राज्य का प्लास्टिक हब माना जाता है। राजस्थान में जयपुर के पास चाकसू तहसील के आदर्श गांव केशवपुरा के गांव ने हाल ही में गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पर रोक लगा दी है। अगला सवाल है आपका, कोलवी कंदरा, बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन स्थल किस जिले में अवस्थित हैं। बारां, सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़। तो ये हैं आपके झालावाड़ जिले में हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया था। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो आपका जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में है। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दे रखा है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है वो आपका 17 दे रखा है। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 है, बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर जिले का है, जयपुर और भरतपुर। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में दे रखी है पशुधन और सूची 2 में दे रखी नस्लें। तो भेड़, गौवंश, भैंस और बकरी। नस्लें दे रखी सूरती, नाली, बरबरी और सांचौरी। तो भेड़ की नस्ल है वो आपकी हो जाएगी नाली। भेड़ कौन सी होती है, नाली होती है। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। और गौवंश होता है वो सांचौरी होती है, गोवंश सांचौरी होती है। ऑप्शन बी का 4। सी भैंस होती है वो आपकी सूरती होती है भैंस। बकरी होती है वो आपकी बरबरी होती है। ऑप्शन आपके सही जवाब हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन 3 में दे रहा हूँ। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, गणेश सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। गणेश सभ्यता निम्नगत थाना में कांतली नदी के किनारे
विकसित हुई है। इसकी खोज RC अग्रवाल ने, रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी। गढ़ेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ पर तीर, भाले, कुल्हाड़ियां आदि मिले हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट। तो गिलुंड और भगवानपुरा हैं। भगवानपुरा ये आपके ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आपकी गिलुंड आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस प्राय स्थल के उत्खनन से संबंधित रहे हैं? कालीबंगा, बैराट, आहड़, गणेश्वर। तो ये बैराट से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बैराट है विराटनगर, जयपुर में। अगला सवाल दे रखा है आपका, गठियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रत्याशासक शासक से रहा है? कुक्कुट, बावक, सिलुक, रज्जिल। तो गठियाला शिलालेख का संबंध रहा है मंडोर के कुक्कुट राजा से संबंधित रहा है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। गठियाला शिलालेख 861 ईस्वी का शिलालेख है। मंडोर शाखा के प्रत्यार राजा कुक्कुट द्वारा स्थापित करवाया गया था। यह लेख संस्कृत भाषा में है। इसमें एक लेख एक प्राचीन जैन मंदिर में प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है तथा अन्य 4 लेख हैं वो आपकी संस्कृत भाषा में मंदिर के पास ही उत्कीर्ण हैं। आपका अगला सवाल दे रखा है, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे वह था अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। तो अजमेर का जो पहला शासक था जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, वो थे आपके अजयराज। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही क्रम कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी? इनका विजय का क्रम देखना है दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर को दिया था ऑप्शन 1301 में 1, पहले आएगा बी 2 में दे रखा था। ये दोनों तो कट ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद चित्तौड़ 1303 में आक्रमण किया, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन 1 के बी के बाद ए हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3। फिर उसके बाद आपका सिवानादुर्ग पर 1308 में, जालौर पर 1311 में, इस प्रकार विजय प्राप्त की थी। BATC आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो 75% से अधिक साक्षरता है वो आपकी जयपुर और कोटा में है। जयपुर और कोटा में ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कोटा में 76% है और जयपुर में 75.5% है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1% है। राजस्थान में 75% से अधिक साक्षरता वाले जिले हैं, कोटा है 76.6%, जयपुर है 75.5% है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं वो आपके जालौर जिले है जी, जिसे 54.9% है। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? जेम्स आउट्रम, कर्नल होम्स, IT प्रिचार्ड, कैप्टन CL सावर्स। तो ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। वो आपकी ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, वो की थी आपकी कैप्टन CL सावर्स ने की थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारहट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? रास बिहारी बोस का, सुभाष चंद्र बोस का, जमनालाल बजाज का, लाल
हरदयाल का। तो यह कथन है वो आपका रास बिहारी बोस का है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने कहा था केसरी सिंह बारहट के बारे में। अगला सवाल दे रखा है आपका, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? माणिकलाल वर्मा, भूरेलाल, बलवंत सिंह मेहता, अर्जुनलाल सेठी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को वो माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। जाना जाता है उन्हीं के प्रयासों से 24 अप्रैल वो अध्यक्षता पहुंची है दोस्तों, अध्यक्षता पहुंची है। तो अध्यक्षता की थी वो आपकी बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले गलत बता दिया था, इसमें सही जवाब कर लेना। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। अध्यक्षता की गई थी वो बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जिसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है आपका, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? मीर आलम खां, बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन, यासीन खां, अहमद यादगार खां। तो यासीन खां था वो आपका मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सागा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? झाला अज्जा, सैयदी तमर, भूपत राय, मणिक चंद्र। तो खानवा के युद्ध हुआ था वो आपका 17 मार्च 1527 को हुआ था, जिसमें बाबर और मेवाड़ के राणा सागा के मध्य लड़ा गया था। जिसे पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था। रायसीन के सैयदी तमर ने विश्वासघात किया था राणा सागा के साथ। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। राणा सागा के साथ विश्वासघात किया था वो आपका सैयदी तमर ने किया था। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी प्रिपरेशन को करते रहें।